कॉन्फ्लिक्ट से थकी हुई दुनिया में एक अचानक अनाउंसमेंट ऑप्टिमिज्म की एक स्पार्क जगा सकती है, भले ही वह अनसर्टेनिटी में श्राउडेड हो। 27 जून 2025 को फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोल्ड डिक्लेरेशन किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वॉर टॉर्न गाजा स्ट्रिप में एक सीजफायर अगले वीक में अचीव किया जा सकता है। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा, "वी आर वेरी क्लोज टू पीस इन गाजा", एक स्टेटमेंट जिसने तुरंत ग्लोबल अटेंशन कैप्चर कर लिया। यह प्रोक्लेमेशन इजराइल और ईरान के बीच एक फ्रैजिल ट्रूस को सक्सेसफुली मीडिएट करने के कुछ ही दिनों बाद आया। इसने ऑनगोइंग क्राइसिस में एक नया, हालांकि अनप्रेडिक्टेबल डायनामिक इंजेक्ट कर दिया है। क्रॉस फायर में फंसे लाखों लोगों के लिए किसी भी क्वार्टर से पीस का कोई भी मेंशन एक लाइफलाइन है जिससे वे डेस्परेटली क्लिंग करते हैं। हालांकि डिक्लेरेशन डिटेल्स में कंस्पिक्यूअसली लाइट था, जिससे डिप्लोमेट्स और एनालिस्ट्स इसकी बेसिस को समझने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे थे। मिस्टर ट्रंप ने इस पोटेंशियल एग्रीमेंट के टर्म्स के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफर नहीं की, न ही उन्होंने यह क्लैरिफाई किया कि प्राइमरी कम्बैटेंट्स इजराइल और हमास ने ऐसी टाइमलाइन पर कंसेंट भी दिया था या नहीं। सब्सटेंशिएशन की यह कमी क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाती है कि क्या स्टेटमेंट जेन्युइन डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस का रिफ्लेक्शन है या एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मैन्यूवर। मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स के हाई स्टेक्स अरीना में प्रोनाउंसमेंट्स अक्सर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय नैरेटिव्स को शेप करने के बारे में होते हैं, और दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि यह क्या है। ट्रंप के स्टेटमेंट का टाइमिंग विशेष रूप से नोटवर्दी है, जो जून 2025 की शुरुआत में इजराइल और ईरान के बीच ब्रीफ लेकिन इंटेंस 12-डे एरियल वॉर के बाद आया है। उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने डायरेक्ट एक्शन लिया, ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइकिंग की। ट्रंप द्वारा ब्रोकर्ड और 24 जून को इनेक्टेड किया गया सब्सिक्वेंट सीज फायर बेस्ट पर टेन्यूअस रहा है। क्षेत्र में खुद को एक सेंट्रल पीस मेकर के रूप में फिर से पोजीशन करके ट्रंप ग्लोबल स्टेज पर अपना इन्फ्लुएंस फिर से असर्ट करते हुए दिख रहे हैं। गाजा के संबंध में उनका दावा ईरान डील की मोमेंटम पर बिल्ड करने का एक अटेम्प्ट हो सकता है, जिसका उद्देश्य उनकी स्टुअर्डशिप के तहत एक ब्रॉडर रीजनल डी एस्केलेशन को ऑर्केस्ट्रेट करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए स्टेटमेंट एक होप और एक चैलेंज दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर यह वायलेंस को समाप्त करने के लिए ग्लोबल कॉल को एम्पलीफाई करता है और वॉरिंग पार्टीज पर डायलॉग में एंगेज होने का प्रेशर डालता है। दूसरी ओर एक प्रीमेच्योर या अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम फॉल्स होप पैदा कर सकता है और इजिप्ट और कटार जैसे अन्य नेशंस द्वारा किए जा रहे डेलिकेट ऑनगोइंग मीडिएशन एफर्ट्स को संभावित रूप से कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जब दुनिया इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज को डाइजेस्ट कर रही है, फोकस गाजा में जमीन पर फिक्स्ड रहता है, जहां वॉर की साउंड्स अभी तक शांत नहीं हुई है और पीस के ट्रू प्रोस्पेक्ट्स शब्दों में नहीं बल्कि बचाई गई लाइव्स में मापे जाते हैं। जबकि सीज़फायर की डिप्लोमेटिक विस्पर्स सर्कुलेट कर रही हैं, गाजा में जमीन पर रियलिटी डिस्ट्रक्शन का एक ब्रूटल और अनरिलेंटिंग सिम्फनी है। होपफुल रेटरिक के विपरीत इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस अनअबेटेड इंटेंसिटी के साथ जारी हैं। शुक्रवार 27 जून को ट्रंप के अनाउंसमेंट के ही दिन इजरायली एयर स्ट्राइक्स और शेलिंग ने 60 से अधिक पैलेस्टीनियंस की जान ले ली, एक ग्रिम टोल जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स और मिलिट्री एक्शंस के बीच यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उस इमेंस कैज़म को अंडरस्कोर्स करता है जिसे ब्रिज करना होगा इससे पहले कि पीस का कोई भी सेम्बलेंस होल्ड कर सके। डेली कैजुअल्टी रिपोर्ट्स इस बात की ट्रैजिक रिमाइंडर हैं कि गाजा के लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट एक डिस्टेंट हेडलाइन नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग एवर प्रेजेंट रियलिटी है। इस लेटेस्ट एस्केलेशन का ह्यूमन कॉस्ट, जो 13 जून 2025 को शुरू हुआ, स्टैगरिंग है और क्लाइम करना जारी है। पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम स्वरूप पहले ही 400 से अधिक पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से अधिक अन्य इंजरीज से पीड़ित हैं। इजरायली साइड पर हमास रॉकेट अटैक्स के कारण 10 लोगों की मौत हुई है। ये नंबर्स, जबकि शॉकिंग, कहानी का केवल एक हिस्सा बताते हैं। प्रत्येक स्टैटिस्टिक के पीछे एक शैटर्ड फैमिली, एक डिस्ट्रॉयड होम और लॉस और फियर से ट्रॉमेटाइज्ड एक कम्युनिटी है। रिलेंटलेस वायलेंस ने गाजा के पहले से ही फ्रैजिल हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स के कगार पर धकेल दिया है, जिसमें हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हैं और कैजुअल्टीज के कांस्टेंट इन्फ्लक्स का इलाज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फाइटिंग के इमीडिएट कैजुअल्टीज से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इजरायली मिलिट्री ने नुसैरात, ज़हरा और मुगराका सहित कई एरियाज के लिए नए इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिससे और भी परिवारों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो वे थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं।
इसने मैस डिस्प्लेसमेंट की पहले से ही डायर सिचुएशन को एग्जैसरबेटेड किया है। यह अनुमान है कि इजरायली फोर्सेस अब गाजा स्ट्रिप के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं, जिससे लगभग 2 मिलियन लोगों की आबादी को टेरिटरी के शेष 20% हिस्से में निचोड़ दिया गया है। यह एक्सट्रीम पॉपुलेशन डेंसिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां डिजीज तेजी से फैल सकती है और क्लीन वाटर, फूड और शेल्टर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज तक पहुंच सर्वाइवल के लिए एक डेली स्ट्रगल बन जाती है। आबादी पर साइकोलॉजिकल टोल विशेष रूप से बच्चों पर इमेजरेबल है। कांस्टेंट बम्बार्डमेंट, डिस्प्लेसमेंट और अनसर्टेनिटी के तहत बड़े होने से गहरे और लास्टिंग स्कार्स पड़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी सहित इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बार-बार कंप्लीट सोसाइटी कोलैप्स की चेतावनी दी यदि वायलेंस बंद नहीं होती है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हॉस्टिलिटीज को तत्काल समाप्त करने के लिए अर्जेंट अपील्स जारी किए हैं, न केवल गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग को कम करने के लिए, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को एक वाइडर रीजनल कॉन्ट्रिब्यूशन में फैलने से रोकने के लिए भी। ग्राउंड रियलिटी समय के खिलाफ एक डेस्परेट रेस है, जहां सीज़फायर के बिना हर गुजरता घंटा अधिक जीवन खोने और कैटास्ट्रोफी में एक गहरा डिसेंट का मतलब है। एक स्थायी सीज़फायर हासिल करना केवल लड़ाई को रोकना नहीं है, इसके लिए इजराइल और हमास की फंडामेंटल मांगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटना आवश्यक है। इजरायली दृष्टिकोण से उसके सैन्य अभियान का प्राथमिक उद्देश्य अनइक्विवोकल है, गाजा से होने वाले रॉकेट हमलों को पूरी तरह से रोककर अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देना। इजरायली अधिकारियों ने बार बार कहा है कि उनकी सेना अपना अभियान तब तक जारी रखेगी जब तक हमास की ऐसे हमले शुरू करने की क्षमता को खत्म नहीं कर दिया जाता। यह स्थिति अपनी आबादी को नुकसान से बचाने की सरकार की मुख्य जिम्मेदारी में निहित है और यह तब तक कॉम्प्रोमाइज के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है जब तक कि वह विशिष्ट सुरक्षा मानदंड पूरा नहीं हो जाता, जिससे कोई भी प्रीमेच्योर ट्रूस उनके रणनीतिक लक्ष्यों के लिए अस्वीकार्य हो जाता है। संघर्ष के दूसरी ओर हमास अपनी मांगों का अपना सेट प्रस्तुत करता है जो हथियार डालने के लिए नॉन निगोशिएबल हैं। समूह का कहना है कि किसी भी सीज फायर समझौते में केवल हॉस्टिलिटीज में एक विराम से अधिक शामिल होना चाहिए। एक प्रमुख मांग इजरायली सैनिकों की अपने पूर्व संघर्ष पदों पर पूर्ण वापसी है, जो हाल के ऑफेंसिव के दौरान इजरायली सेना द्वारा किए गए क्षेत्रीय लाभों को प्रभावी ढंग से उलट देती है। इसके अलावा हमास मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग कर रहा है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इजराइल समझौते की शर्तों का पालन करता है। हमास के लिए इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल लड़ाई को रोकना एक कैपिटुलेशन के रूप में देखा जाएगा, जिससे वे कमजोर हो जाएंगे और संघर्ष से कोई राजनीतिक लाभ हासिल करने में विफल रहेंगे। यह गतिरोध दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास और ऐतिहासिक दुश्मनी से और अधिक जटिल हो जाता है। दशकों के संघर्ष ने एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया है जहां कॉम्प्रोमाइज को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के नेतृत्व दोनों के लिए कोई भी कथित रियायत के महत्वपूर्ण घरेलू राजनीतिक रिपरकशंस हो सकते हैं। यह राजनीतिक वास्तविकता उनकी स्थितियों को कठिन बनाती है, जिससे मध्यस्थों के लिए सामान्य आधार खोजना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक पक्ष न केवल दूसरे के साथ बल्कि अपने स्वयं के आंतरिक गुटों और जनमत के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण प्रक्रिया में जटिलता की परतें जुड़ जाती हैं। मिस्र और कतर के नेतृत्व में मध्यस्थता के प्रयास इसलिए मांगों के इस इंट्रिकेट वेब को नेविगेट करने पर केंद्रित हैं। ये राष्ट्र पर्दे के पीछे अथक रूप से काम कर रहे हैं, दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए जा सकने वाले एक फॉर्मूला को तैयार करने के प्रयास में प्रस्तावों को आगे पीछे कर रहे हैं। भले ही बेग्रजिंगली चुनौती एक ऐसे सौदे को तैयार करने में निहित है जहां इजराइल और हमास दोनों किसी न किसी रूप में जीत का दावा कर सकें, जिससे वे अपने संबंधित कंस्टिट्यूएंसीज को समझौते को बेच सकें। जब तक एक रचनात्मक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है जो इजराइल की मुख्य सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है, जबकि हमास को टेंजिबल कंसेशंस भी प्रदान करता है, तब तक मांगों और अस्वीकृतियों का चक्र जारी रहने की संभावना है, जिससे एक स्थायी शांति बस पहुंच से बाहर रहेगी। जैसे जैसे संघर्ष तेज होता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में सबसे आगे रहा है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वायलेंस को तत्काल समाप्त करने के लिए पैशनेट और अर्जेंट कॉल्स जारी किए हैं।
संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक चिंता आगे बढ़ने से रोकना है, जो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। एक ऐसा क्षेत्र जो हाल ही में इजराइल ईरान कॉन्फ्रंटेशन के बाद पहले से ही किनारे पर है। सुरक्षा परिषद ने क्राइसिस पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। हालांकि निर्णायक कार्रवाई के लिए एक कंसेंसस खोजना एक चुनौती बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को उजागर करने और कॉम्बैटेंट्स पर डायलॉग को डिस्ट्रक्शन पर चुनने के लिए मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर डालने में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के समानांतर क्षेत्रीय शक्तियां मीडिएशन में अधिक डायरेक्ट भूमिका निभा रही हैं। इजिप्ट और कटार, इजराइल और हमास दोनों के साथ अपने स्थापित कम्युनिकेशन चैनल्स के साथ ट्रूस को ब्रोकरिंग करने की कोशिश में नेतृत्व कर रहे हैं। उनके डिप्लोमैट्स एक डेलिकेट और पेनस्टेकिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं। दोनों एडवर्सरीज की रिजिड मांगों के बीच एक मिडिल ग्राउंड खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र क्षेत्रीय इम्प्लीकेशंस को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और स्थिरता बहाल करने में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। इन नेगोशिएशंस में उनकी सफलता या विफलता इस बात का निर्धारण करने वाला कारक होगी कि आने वाले दिनों में लड़ाई बंद होती है या अपनी डेडली ट्रेजेक्टरी जारी रखती है। एक सीज फायर यदि इसे हासिल किया जाता है तो गाजा के लोगों को तत्काल और गहरा रिलीफ मिलेगा। एयर स्ट्राइक्स और शेलिंग का अंत का मतलब होगा कि सिविलियंस ऊपर से मौत के लगातार डर के बिना अपने शेल्टर से बाहर निकल सकते हैं। यह क्रिटिकल ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, वाटर एंड मेडिकल सप्लाईज का सुरक्षित वितरण एक ऐसी आबादी तक पहुंचाएगा जो कगार पर है। हॉस्पिटल्स बड़ी संख्या में घायलों का प्रबंधन करना शुरू कर सकते हैं और रेस्क्यू टीम्स मलबे में बचे लोगों की तलाश कर सकती है। लाखों डिस्प्लेस्ड व्यक्तियों के लिए एक सीज फायर अपने घरों के बचे हुए हिस्से में लौटने और अपने जीवन के पुनर्निर्माण के मॉन्यूमेंटल टास्क को शुरू करने की दिशा में पहला टेंटेटिव कदम होगा। आगे देखते हुए दुनिया कई प्रमुख इंडिकेटर्स पर नजर रखेगी। पहला यह है कि क्या वर्तमान डिप्लोमेटिक पुश ट्रंप के स्टेटमेंट द्वारा एम्प्लीफाइड एक कॉन्क्रीट अग्रीड अपॉन ट्रूस में बदल सकता है। दूसरा शर्तों की प्रकृति है। क्या यह लड़ाई में एक साधारण विराम होगा या क्या यह कुछ अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करेगा, जैसे कि ट्रूप विथड्रॉल और सिक्योरिटी गारंटीज। अंत में वास्तविक परीक्षा इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। एक वास्तविक और स्थायी शांति का मार्ग लंबा और बाधाओं से भरा है। एक सीजफायर यात्रा का अंत नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक और डेस्परेटली नीडेड शुरुआत है जो इस उम्मीद की एक झलक प्रदान करता है कि वायलेंस से मुक्त भविष्य अभी भी संभव है।